नमस्कार, मैं मुन्ना सर छपरा से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस प्रैक्टिस सेशन में हम इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन का पहला सेंटेंस आपके बीच, योर गुड गेस्चर विल हाईली अप्रिशिएट। यहाँ योर गुड गेस्चर विल हाईली अप्रिशिएट में विल हाईली अप्रिशिएट को अंडरलाइन की गई है। डियर व्यूअर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में जिस पार्ट को इंप्रूव करना होता है, जिस पार्ट में सुधार लानी होती है, उस पार्ट को या तो अंडरलाइन में रखा जाता है या उसे बोल्ड में लिखा जाता है या फिर उसे इटालिक में लिखा जाता है। यहां इटालिक का मतलब तिरछा लिखा हुआ, बोल्ड का मतलब मोटे अक्षर में लिखा हुआ और अंडरलाइन का मतलब जिस पार्ट को हमें इंप्रूव करनी है। तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस कि इस कड़ी में आपके बीच पहला सेंटेंस, योर गुड गेस्चर विल हाईली अप्रिशिएट। यहां विल हाईली अप्रिशिएट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी में ए है विल हाईली अप्रिशिएटेड, बी है विल बी हाईली अप्रिशिएटिव, सी है विल बी हाईली अप्रिशिएटेड एंड डी है नो इंप्रूवमेंट। यहां योर गुड गेस्चर विल हाईली अप्रिशिएट, विल हाईली अप्रिशिएट सिंपली ग्रामर का रूल कहता है कि जब सिर्फ काम पर फोकस किया जाए, काम करने वाले पर नहीं, तब सिर्फ काम के फोकस दिखाने के लिए पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। और यदि काम करने वाले भी फोकस की जाए, तब आवश्यकता अनुसार उसे एक्टिव में रखा जाता है। यहां योर गुड गेस्चर विल हाईली अप्रिशिएट में गेस्चर के ऊपर फोकस है। यह कोई व्यक्ति नहीं है, यह कोई काम करने वाला नहीं है। गेस्चर के कारण विल हाईली अप्रिशिएट को हमें पैसिव में रखना होगा। पैसिव के लिए रूल कहता है कि किसी भी मॉडल्स के साथ जब हम बी लगाकर V3 कर देते हैं, तब वो पैसिव बन जाता है। ये ऑप्शन हमारा है विल हाईली अप्रिशिएट। यहां अप्रिशिएटेड V3 तो है, लेकिन गेस्चर के कारण यहां विल के साथ यदि बी लगा होता तो शायद ऑप्शन हमारा ए होता, यानी आंसर हमारा ए होता। लेकिन यहां बी नहीं है, इसलिए आंसर हमारा ए नहीं होगा। बी है विल बी हाईली अप्रिशिएटिव। सिंपल रूल कहता है कि जब हम शैल विल के साथ में बी लगाते हैं, तब इसके लिए पैसिव वॉइस में हम उसके साथ V3 जोड़ देते हैं। तो यहां विल बी हाईली अप्रिशिएटिव दे रखा है, जो अप्रिशिएटिव पैसिव का पार्ट नहीं है, तो हमारा आंसर बी भी नहीं होगा। सी कहता है विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। और रूल के अकॉर्डिंग जब किसी कार्य पर फोकस की जाए तो वो पैसिव में आता है। तो यहां पैसिव विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, विल के साथ बी लगा हुआ है और यहां V3 है, इसलिए ऊपर विल हाईली अप्रिशिएट का एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड यू नॉट थ्रो द बैग अवे। इसमें इंप्रूव करना है डिड यू नॉट थ्रो। इसके लिए 4 ऑप्शन में ए है डिड यू थ्रो, बी है हैड यू
नॉट थ्रू, सी है डिड यू नॉट थ्रू एंड डी है नो इम्प्रूवमेंट। सिंपल रूल, डू, डज तथा डिड के साथ सामान्यतः V1 का प्रयोग होता है। तो यहां why did you not threw, यहां did you not threw में did you not threw, do, does, did के साथ तो हमेशा V1 लगता है। यहां थ्रू मिस्टेक है और इस मिस्टेक करेक्शन के लिए 4 ऑप्शन में A में है did you threw, क्योंकि यहां थ्रू है जबकि थ्रो होना चाहिए तो A हमारा आंसर नहीं होगा। B है had you not threw, यहां had है और यहां थ्रू दे रखा है। अगर थ्रोन होता तो आंसर हो सकता था, ये भी आंसर नहीं होगा। C है डिड यू नॉट थ्रू, रूल के हिसाब से डू, डज तथा डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यहां डिड यू नॉट थ्रू हमारा एग्जैक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट हमारा डिड यू नॉट थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। यहां इंप्रूव करनी है, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। सिंपल रूल कहता है कि जब दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किसी WH वर्ड का प्रयोग हो तब वह WH वर्ड कंजंक्शन बन जाता है और ऐसी स्थिति में उस WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स को रखा जाता है। उस WH वर्ड के बाद आने वाला क्लॉज हमारा निगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो कैन यू टेल मी व्हाई, यहां व्हाई की पहले कैन यू टेल मी एक क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। और रूल कहता है कि जब दो क्लॉजेस के मध्य में कोई WH वर्ड आए तब वह WH वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड्स नहीं होता है, वह कंजंक्शन बन चुका रहता है और ऐसी स्थिति में उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो यहां इस इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस का पहला ऑप्शन है व्हाई डिड नॉट यू स्पीक। सिंपल रूल कहता है कि जब कंजंक्शन की स्थिति होती है तब उसके साथ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। यहां कंजंक्शन की स्थिति में फिर डिड लगा दिया, जो गलत है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 2 कहता है दैट वाई डिड नॉट स्पीक। किसी भी WH वर्ड के बाद, किसी भी WH वर्ड के पहले, बाद नहीं, पहले दैट का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां दैट नहीं होगा। एंड ऑप्शन C है वाई यू डिड नॉट स्पीक। रूल के अकॉर्डिंग WH वर्ड जब कंजंक्शन के रूप में आए तब उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स को रखा जाता है। तो यहां यू डिड नॉट स्पीक के कारण आंसर हमारा C हो। और आखिरी क्वेश्चन आपके बीच में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी। इसमें इंप्रूवमेंट हमारा इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी है, यानी इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी को इंप्रूव करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस का पहला ऑप्शन है इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी। चूंकि रूल कहता है कि वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, यहां वन ऑफ के कारण इन्वेंशन का इन्वेंशन होना चाहिए जो नहीं है, और इसके इंप्रूवमेंट के लिए दे रखा है पहला इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी। वन ऑफ के कारण यहां अगर इसका विकल्प ढूंढते हैं तो इन्वेंशन का इन्वेंशन होना चाहिए, जो नहीं है, आंसर हमारा ए नहीं होगा। बी है इन्वेंशन ऑफ दीज सेंचुरीज। यहां दीज सेंचुरीज से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेना देना हमारा वन ऑफ है और वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो यहां भी इन्वेंशन हमारा सिंगुलर है, तो आंसर हमारा बी भी नहीं होगा। और सी इन्वेंशंस ऑफ दिस सेंचुरी, वन ऑफ के कारण यहां इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल, तो यहां इन्वेंशंस हमारा प्लूरल है, इसलिए आंसर हमारा सी होगा। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट इंप्रूवमेंट के रूप में आपको पसंद आएगी। ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।